Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel DU Commerce. So in today's class, we are going to cover regression analysis from your CVT PG MCOM entrance examination. Plus, if you are preparing for UGC NET examination also, it will work. In today's session, we are going to cover the theoretical part and as well as some portion of practical part of regression analysis. This will be it. जो लोग सीवीटी पीजी के लिए पढ़ रहे हैं यही वीडियो आपको देखनी है फॉर रिग्रेशन एंड पूरे चांसेस रहते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस से हमारे पास क्वेश्चन आए. हो सकता है न्यूमेरिकल आए, हो सकता है इक्वेशन वाला आए, हो सकता है उसका एप्लीकेशन बेस्ड आए, हो सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए. सारी चीजें आज के इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू कवर. हो सकता है कि 30 to 45 मिनट का ये सेशन रहे तो आराम से इत्मीनान से देखना. अगर अभी कुछ कर रहे हो तो डू दैट पर्टिकुलर वर्क और इसको बाद में देख लेना वॉच लेटर में या फिर सेव करके डाल लो भाई कहीं पर यूट्यूब में जहां पर भी आप रखते हो. डन. सो अगर आप लोग जुड़े हुए हो मेरे साथ पहले से ही और अगर आप अभी नहीं जुड़े हो तो नए जुड़े वाले बच्चों को मैं बता दूं कि यू नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट. अगर आप 2027 या फॉर दैट मैटर 2028 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो एंड द सिलेबस हैवंट बीन चेंज्ड येट तो क्या कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब. ठीक है, मेरे चैनल पे जाओ DU कॉमर्स पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टार्ट सिलेबस कवरेजिंग या फिर बोलूं स्टार्ट कवरिंग योर सिलेबस थ्रू दिस प्लेलिस्ट. अभी हमने स्टैटिस्टिक्स को वन शॉट में किया था. ठीक है, वन शॉट में कवर किया था. इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ योर चीजें योर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड स्टैटिस्टिक्स का. उसके बाद जो छोटा सा टॉपिक रह गया था वो था प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग. हालांकि छोटा नहीं था क्योंकि भाई 1 घंटे में पूरा हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने इसके अंदर कवर करी है. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो कि है रिग्रेशन. तो हम रिग्रेशन को कवर करेंगे. शायद से मैं रिग्रेशन को स्टैटिस्टिक्स के बाद यहाँ पे लगा दूंगा या फिर इसके नीचे यहाँ पे लगाऊंगा, तो वो डिपेंड करेगा. वैसे आपको ये पढ़ के अगर आप ये वाला लेक्चर भी देखोगे ना वेल एंड गुड है. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इस वाले वन शॉट वाले वीडियो के अंदर इसमें मैंने कोरिलेशन भी करवाया है. तो कोरिलेशन को समझना भी इंपॉर्टेंट है अगर हम रिग्रेशन जब भी कर रहे होते हैं तो, बिकॉज दे बोथ आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, विद ईच अदर. कैसे क्यों समझते हैं अभी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिग्रेशन वाला चैप्टर. और बैठ चुके हो पढ़ने के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो जी, व्हाट इज कोरिलेशन. हम कोरिलेशन के अंदर क्या पढ़ते थे कि द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप या फिर द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप. कोरिलेशन हमें क्या बताता है? द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप. एग्जांपल इज प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जनरली कम हो जाती है. तो व्हाट कोरिलेशन इज डिपिक्टिंग हियर इज कि डायरेक्शन क्या है. एक नेगेटिव डायरेक्शन है. एक जो रिलेशनशिप है ना इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है. ये कौन बताता है? कोरिलेशन बताता है. तो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है जैसे कि पॉजिटिव रिलेशन यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं. नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव रिलेशनशिप यानी कि दोनों इनवर्स रिलेशनशिप के अंदर मूव कर रहे हैं या इनवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं जैसे कि अभी आपको देखने को मिला. स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशन भी बताता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन. एक चीज का ध्यान रखना, एक छोटी सी प्रॉपर्टी कभी कभार पूछ ली जाती है कि कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है या नहीं है और स्केल का भी इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो आपको डायरेक्टली लिख के आना है कि कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ. ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोरिलेशन की वैल्यू के ऊपर, यानी कि जो आपका रहता है प्लस माइनस कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन दी कोरिलेशन वैल्यू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पे, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि आपको लर्न करनी है. प्लस इसकी जो वैल्यू रहती है +1 से लेकर -1 तक रह सकती है. इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं, ध्यान रखना. तो ये बेसिक चीज है जो कि आपको कोरिलेशन की पता होनी चाहिए. उस वाली वीडियो के अंदर आई होप सो कि मैंने करवाई होगी और आपने कर ली होगी. तो डिग्री बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है चेंज की बोलूं या फिर रिलेशनशिप की बोलूं वो सही रहेगा. तो डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बता रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या डायरेक्शन है रिलेशनशिप का. इजी, ये कोरिलेशन बताता है. तो फिर रिग्रेशन कैसे अलग हुआ कोरिलेशन से समझते हैं. देखो, कोरिलेशन ना हमें एस्टिमेशन करने में मदद नहीं कर रहा. नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. दो वेरिएबल हम लेकर चलते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चेंज होते रहते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस भाई, है ना, तभी तो वेरिएबल नाम है. इजी. तो वेरिएबल चेंज होते रहते हैं और उसकी वैल्यू को डिपिक्ट नहीं कर पाता कोरिलेशन हमारा. डायरेक्शन तो डिपिक्ट कर रहा है कि भाई ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, कितने स्ट्रांगली ऊपर नीचे हो रहा है, तो दैट इज कोरिलेशन. बट एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू या फिर प्रेडिक्शन ऑफ अ वैल्यू, और वो वैल्यू किसकी?
डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए वी यूज रिग्रेशन एनालिसिस। कितना इजी था। तो यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस आया क्या बताने के लिए, नेचर ऑफ रिलेशनशिप तो बता ही रहा है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, बिल्कुल एज इट इज कोरिलेशन की तरह कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, कि दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं या दोनों ही नीचे जा रहे हैं, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, वो तो बताएगा ही बताएगा नेचर ऑफ रिलेशनशिप। बट उसके साथ साथ इट हेल्प्स अस इन एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। जनरली द डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को पता लगाता है बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज। ठीक है, अभी कंसीडर करते हैं दो वेरिएबल को ही। लेट अस कंसीडर अभी के लिए दो वेरिएबल x एंड y, x है और y है। ठीक है, x हमारा ले लेते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं y। बिल्कुल ऊपर वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बिकम डिपेंडेंट वेरिएबल। गेटिंग माई पॉइंट। एक बार प्राइस को अज्यूम कर लिया कि वो कांस्टेंट है, बेसिकली उसमें चेंज नहीं आता है क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाएगा प्राइस की वजह से। और कितना चेंज आ जाएगा, दैट वी कैन नो, दैट वी कैन एस्टिमेट, दैट वी कैन प्रिडिक्ट बाय यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल की वैल्यूज को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि सामने वाले वेरिएबल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि हम चेंज कर रहे हैं किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को। प्राइस को चेंज करके वी कैन नो द इंपैक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो कभी कभार ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है क्या उसे हम चेंज करते हैं। जी हाँ, उसे चेंज करते हैं सो एज टू नो द इंपैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इजी। अभी सिर्फ दो ही वेरिएबल का केस था, और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता है, ये मापता है, मेजर करता है द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप, कितने दायरे तक जाता है ना। एक्सटेंट बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, thus enables us to make predictions। हेल्प करता है प्रिडिक्शंस करने में। ऑल्दो यहाँ पे कुछ एरर की संभावना रह सकती है, उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ साइड में लिख लो, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। कभी कभार पूछा जाता है। रिग्रेशन के अंदर एक एरर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना हम डिपेंडेंट वेरिएबल की या फिर वेरिएबल्स की वैल्यूज को अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। साइड में लिख लो, ये मैंने कहीं पे नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ये पीपीटी या पीडीएफ तुम्हें मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे जाके। एक प्राइवेट ग्रुप होता है CVTPG MCOM का, जिसके लिए एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है, वो ज्वाइन करके यू कैन हैव दीज पीपीटीज, क्योंकि मेरी मेहनत से बनती है, दैट इज द रीजन आई चार्ज फॉर दैट। सिंपल एज दैट यार, ठीक है। डन, इजीली समझ में आया रिग्रेशन के बारे में। अब इसको और डीप डाउन और बेसिक तरीके से समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवाया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आपने पढ़ा अगर मुझसे है तो यू माइट बी नोइंग कि मैंने आपको बोला है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, दैट इज द रीजन लॉ ऑफ डिमांड का कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। डन। सिमिलरली मैंने आपको ये भी बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है। इलास्टिसिटी डिमांड बताती है कि कितने से, हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। सिमिलरली यहाँ पे चीजें आती है। कोरिलेशन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। रिग्रेशन क्या बता रहा है, वी कैन प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर वेरिएबल्स। हाउ मच है ना, कितने से, ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन इज द कीवर्ड हियर। डन। कितना इजी था, रिग्रेशन के बारे में समझ लिया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर, ये थोड़ा सा बता दो और फिर डन करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो, पहला डिफरेंस क्या करता है, ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को बताता है, और रिग्रेशन क्या करता है, डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप यानी कि नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप भी बताता है, विच हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। तो इसका जो बेसिक सा डेफिनेशन था वो हमने कवर कर लिया। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट ऑलवेज अज्यूम cause and effect relationship between the two variables। ध्यान रखो, समझो इस बात को। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर वी नो दैट प्राइस इज द कॉज, द कारण ऑफ द इफेक्ट, इफेक्ट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमें पता है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। कोरिलेशन ऐसा बोलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बंदे की हाइट बढ़ रही है, यानी कि हाइट बढ़ रही है तो लिखने की क्षमता बढ़ रही है, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बढ़ रही है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि हाइट बढ़ रही है और
लिखने की स्किल्स बढ़ रही है, राइटिंग या रीडिंग स्किल्स बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है, कोरिलेशन इज पॉजिटिव हेयर, है ना, 0 से ऊपर है, पॉजिटिव है। तो ये तो पता चल गया हमें कि भाई कोरिलेशन है यहाँ पे कुछ ना कुछ। लेकिन क्या यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? क्या इससे कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ कि भाई जिसकी कोई हाइट नहीं बढ़ती, क्या वो उसकी राइटिंग या रीडिंग स्किल नहीं बढ़ती? तो यहाँ पे कोई कॉज एंड इफेक्ट एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे एज का फैक्टर यूज हो सकता था। एक बार के लिए इसको साइड करेंगे, बट यू नाउ नो कि अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना इज नॉट नेसेसरी कोरिलेशन के अंदर। बट रिग्रेशन क्या बोलता है कि यहाँ पे ना लॉजिक चलता है, यहाँ पे लॉजिक चलेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, मैंडेटरी है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। कॉज यानी कि कारण, यानी कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हो जाएगा इफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा, ऑल्दो उस डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने के लिए मे बी अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व्ड हो, लेकिन अभी के लिए हम अदर फैक्टर्स को दूर कर रहे हैं। ठीक है, इजी। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, रेनफॉल प्लस में क्रॉप की यील्ड, तो अगर रेनफॉल होती है तो क्रॉप की यील्ड ज्यादा होती है अगर नॉर्मल रेनफॉल है ना। बट क्रॉप की यील्ड ज्यादा होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, इरिगेशन अच्छी हो, पेस्टिसाइड वगैरह HYV सीड्स जो यूज करते हैं वो अच्छे हो वगैरह वगैरह, वो भी तो फैक्टर्स है ना। तो लेकिन अभी के लिए अदर फैक्टर्स को रिमेनिंग कांस्टेंट, वी आर अज्यूमिंग ओनली 2 फैक्टर्स या फिर 2 वेरिएबल्स। इजी। तो यहाँ पे रिग्रेशन के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी है और होता है। इट डज नॉट हेल्प इन मेकिंग द प्रिडिक्शन, जैसे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने रीड कर लिया, एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग द प्रिडिक्शन यूजिंग रिग्रेशन लाइंस। रिग्रेशन लाइंस का यूज करके वी कैन प्रिडिक्ट। अब रिग्रेशन लाइंस होती है 2, जिसे हम बोलते हैं y ऑन x, यानी कि y जो है वो डिपेंडेंट है ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x, दैट्स हाउ यू are going to remember it. Y on x, y is dependent on x. Similarly, x on y, x is dependent on y. ये 2 हमारे पास रिग्रेशन लाइंस होती है। रिग्रेशन लाइंस अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वी कैन प्रिडिक्ट यूजिंग रिग्रेशन लाइंस। डन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। कोरिलेशन के अंदर सिमेट्रिक सिनेरियो रहता है, हमारा जो RYX है इक्वल्स टू RXY रहता है, ये दोनों जो स्लोप है वो सिमेट्रिकल रहते हैं। लेकिन रिग्रेशन के अंदर इट इज नॉट सिमेट्रिकल, यानी कि BYX डजंट इक्वल्स टू या नॉट इक्वल टू BXY। ये स्लोप होते हैं किसके? रिग्रेशन लाइंस के। अभी हम आगे करने वाले हैं, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नॉनसेंस रिलेशन में एग्जिस्ट, यहाँ पे नॉनसेंस रिलेशन हो सकता है। एग्जाम्पल वही है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहां पर नहीं है लेकिन कोरिलेशन वहां पर है, तो वो क्या हो गया? एक तरीके का नॉनसेंस रिलेशनशिप हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम्पल देख सकते हो, यहां पे कोई भी नॉनसेंस रिलेशनशिप नहीं होता, यहां पे कोई भी नॉनसेंस रिलेशन नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि लॉजिकल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहां पर रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए कोई भी नॉनसेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन कोरिलेशन में हो सकता है। डन। नेक्स्ट है नो इम्पैक्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये प्रॉपर्टीज में से एक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक ऐसा है, ये समझ लेना कि इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ होता है। ठीक है, ओरिजिन यानी कि प्लस माइनस, और कोई भी कांस्टेंट अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाए तो वो भी, उसका भी इंडिपेंडेंट रहता है, कोई भी R के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन रिग्रेशन के अंदर क्या होता है? इट इज इम्पैक्टेड बाय स्केल। स्केल का क्या मतलब है कि ओरिजिन प्लस माइनस का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा रिग्रेशन की वैल्यूज पर, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड का इंपैक्ट पड़ता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज पे। ठीक है, दिस यू हैव टू लर्न, क्योंकि प्रॉपर्टीज में आएगा, प्रॉपर्टीज लास्ट में करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। कोरिलेशन की प्रॉपर्टी अच्छे से कवर कर लेना, मैंने उस लेक्चर के अंदर करवाई हुई है, प्लस में ये वाली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कितने टाइप्स के रिग्रेशन एनालिसिस हो सकते हैं। देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। पहला है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। एज द नेम सजेस्ट, सिंपल के अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं भाई, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर देयर कुड बी और देयर आर मोर देन 2 वेरिएबल्स, जिसमें से एक डिपेंडेंट रहता है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो मल्टीपल रिग्रेशन होता है। डन। सेकंड टाइप है लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके यहां से एग्जाम में आया भी हुआ है, तो इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है। लीनियर क्या होता है? जहां पे द चेंज बिटवीन द 2 वेरिएबल्स इज कांस्टेंट।
सेम रेशियो से चेंज हो रहा है, फिक्स्ड रेशियो से चेंज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्स हमारा लेट्स से प्राइस है, प्राइस 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, यानी कि 10-10 बढ़ रहा है, या फिर बोल लो 100% से हर बार बढ़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 से बढ़ रहा है, हर बारी 20 से बढ़ रहा है। तो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर ही चेंज देखने को मिल रहा है वेरिएबल्स के अंदर। डन। तो ये होता है लीनियर रिलेशनशिप, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर हम इसको प्लॉट करें ग्राफ पे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। नॉन लीनियर क्या होता है, एक कर्वी लीनियर स्ट्रक्चर होता है या कर्व होता है, या फिर बोल लो स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व बनता है यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कर्वी लीनियर। यानी कि यहाँ पे जो चेंज का रेशियो है बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज वेरिएबल रेशियो या फिर नॉट फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, दैट इज द रीजन कि एक कर्व बनता है यहाँ पे, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफ के ऊपर तो। डन। नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी बोला जाता है। डन हो गया। नेक्स्ट है पार्शियल और टोटल रिग्रेशन। पार्शियल रिग्रेशन एंड टोटल रिग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लो। टोटल रिग्रेशन समझो, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स है, उनको स्टडी किया जा रहा है एक साथ साइमल्टेनियसली, टोटल रिग्रेशन। ठीक है, लेकिन पार्शियल के अंदर क्या होता है, देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स, लेकिन सभी वेरिएबल्स को स्टडी नहीं किया जा रहा। When two or more variables are studied, but at a time, relationship between only two variables is studied. मतलब यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, लगा के चलो 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन एक समय पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही स्टडी किया जा रहा है, बाकी 2 को कांस्टेंट रखा जा रहा है। दैट इज पार्शियल रिग्रेशन एनालिसिस। डन। ये मीनिंग पता होना चाहिए था, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो यू हैव टू आंसर इट। इजी, इतना डन है, ऊपर कुछ नहीं था। डन, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा बेसिक डन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, लाइंस के ऊपर बात करते हैं। टू रिग्रेशन लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं डायरेक्ट वाले। ठीक है, और इस सेशन के लास्ट में 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करने वाले हैं। चलो, तो टू रिग्रेशन लाइंस, सबसे पहला है आपके पास रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई। एक्स अगर डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, दैट मीन्स कि हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे वाई की वैल्यूज में कुछ भी चेंजेस लेकर आके, है ना। तो यानी कि इट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, है ना। एस्टिमेट किसकी वैल्यू कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू कर रहे हैं। एक्स इज डिपेंडेंट, ना कि वाई। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स की बात अगर हम करें, तो वाई इज डिपेंडेंट, यानी कि वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ वाई बाय द हेल्प ऑफ टेकिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स। इजी। डन। 2 रिग्रेशन लाइंस। इसको लिखेंगे कैसे, इक्वेशन वाइज, अल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर अभी आगे करने वाले हैं, टेंशन ना लेना, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। ठीक है, इनकी शेप के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लेट्स गो। देखो, द टू रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसिडेंट। कभी कभार ये पूछा जाता है, इसलिए अंडरलाइन कर लेना या स्टार मार्क कर लेना। 2 रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड या कोइंसिडेंट कैसे होती है, क्यों होती है, ये थोड़ा सा देख लो। जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है। परफेक्ट कोरिलेशन का क्या मतलब है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले ये समझ लो कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है जब दो लाइन ओवरलैप कर जाए, है ना, एक के ऊपर एक आ जाए, तो सिंगल लाइन वो बन जाए। तो कोइंसिडेंट वाले केस के अंदर रिग्रेशन लाइंस सिंगल लाइन बन जाती है। ठीक है, सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कब होता है, जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब है या तो +1 बिल्कुल या -1 बिल्कुल, यानी कि सिमिलर रेशियो से या प्रोपोर्शन से चेंज आता हो दोनों वेरिएबल्स के अंदर, कि 10% से प्राइस बढ़ रहा है, 10% से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, मतलब जो भी है परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम प्रोपोर्शन से चेंज आना चाहिए। तो ये प्लस का भी हो सकता है परफेक्ट, और माइनस का भी परफेक्ट हो सकता है। इलास्टिसिटी वाला चैप्टर अगर आपने किया है तो इसमें आपको डर की कोई बात ही नहीं है ना। अगर प्लस है, पॉजिटिव है, तो इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, और अगर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है नेगेटिवली स्लोप्ड है वो। ये तो बेसिक सेंस में आपको पता ही है। डरना नहीं है यहाँ पे। कहने का ये भी मतलब है कि हम आर की वैल्यू से, कोरिलेशन की वैल्यू से वी कैन फाइंड कि भाई हमारा जो रिग्रेशन लाइन है वो कैसे हो सकती है, उसका शेप क्या है ना। जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है कि अगर परफेक्ट कोरिलेशन है ना, तो ये कुछ हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है। डन। नेक्स्ट देखो, द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जब आर हमारा 0 हो, आर यानी कि कोरिलेशन है ही नहीं, 0 डिग्री ऑफ कोरिलेशन है,
कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में। तो ये क्या हो जाएंगी, 90 डिग्री हो जाती है दो हमारी रिग्रेशन लाइंस। अब यहाँ पे ये डॉट है, यहाँ पे ये डॉट है, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है ना, दैट इज द रीजन इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स ऑन वाई। इजी, एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, एक्स से शुरू हो रहा है, और ये हमारा वाई से शुरू हो रहा है, वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब इस इक्वेशन पढ़ोगे, है ना। इक्वेशन जनरली होती क्या है, देखो एक्स और वाई की कैसे निकालते हैं इक्वेशन, जैसे एक्स इज डिपेंडेंट ना, तो एक्स को यहाँ लिखेंगे a प्लस बी वाई, ये है। यहाँ पे y इज डिपेंडेंट, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब इसके बारे में आगे चल के बात करने वाले हैं। इंटरसेक्शन पता चल गया, को इंसिडेंट पता चल गया, ये दो कीवर्ड्स हैं याद रखना, आर जब +1 या -1 तो को इंसिडेंट, और इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब r इक्वल्स टू 0 होता है। डन, 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगर इन दोनों डिग्री के सॉरी दोनों लाइन की जो ऐसा बोल सकते हैं एरिया रहता है यहाँ पे, ये वाला इस पॉइंट के बाद वाला एरिया, ये अगर बड़ा या छोटा हो तो ये भी कुछ डिपिक्ट करता है। क्या डिपिक्ट करता है, जैसे यहाँ पे एरिया आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू दिस एरिया, तो ये डिपिक्ट करेगा क्या, देखो इफ द रिग्रेशन लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर, जैसे कि यहाँ पे है, इस केस के अंदर है क्लोजर, राइट साइड में नीचे आपको दिख पा रहा है ये वाला, अगर क्लोजर है तो द कोरिलेशन बिटवीन देम इज अज्यूम्ड टू बी हाई। जितना क्लोज रहेगा उतना हाई कोरिलेशन रहेगा। यही चीज तो ऊपर हुई थी ना कोइंसिडेंट वाले में, इतना हाई कोरिलेशन था कि भाई मिल ही गए। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपको इजीली समझ में आ गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस इज मोर, तो इसका क्या मतलब होता है कि कोरिलेशन इज अज्यूम्ड टू बी लो। डन है, इजी, ये भी एक एक करके लिखते जाओ बस। नेक्स्ट देखो, अब द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। ये इंपॉर्टेंट है, एक्स बार वाई बार, ये देख लो क्या है। एक्स बार का मतलब होता है मीन ऑफ एक्स, वाई का मतलब होता है मीन ऑफ वाई, वाई बार का मतलब है मीन ऑफ वाई। मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट आता है एक्स बार और वाई बार, यहाँ पे कट करता है हमारे रिग्रेशन लाइंस। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। डन, ये लाइंस के बारे में बातचीत थी। ऊपर हमने बेसिक्स कर लिए कवर, रिग्रेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं, कोरिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी हमने डन किया मजेदार मजे से। प्लस में लाइंस को हमने ग्राफिकली भी देख लिया क्या होता है, इक्वेशन भी थोड़ा सा देखा हमने, लेकिन अब इक्वेशन को बहुत अच्छे से देखने वाले। लेकिन उससे पहले मेथड्स देखते हैं कि कैसे हम रिग्रेशन लाइंस को निकाल सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स जनरली, जिसमें से आंख बंद करके लिख देना अगर आ गया कि भाई सबसे बढ़िया वाला कौन सा, तो आप बोलेंगे लीस्ट स्क्वायर डायग्राम या मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल वन, ये यूज किया जाता है। स्कैटर डायग्राम को इतना यूज नहीं किया जाता। स्कैटर डायग्राम क्या है, जहां पे आप पॉइंट को अपने फ्री हैंड से मिला देते हो, एक कर्व बना देते हो या एक स्ट्राइट लाइन बना देते हो जनरली, तो वो फ्री हैंड वाला नेचर का होता है स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, आप सबसे पहले पॉइंट उतारते हो, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली लिखूं यहाँ पे स्कैटर डायग्राम में, मान के चलो आपने ये पॉइंट बना दिए, तो अभी आप क्या करते हो, इसका बस ये कर्व सा बना देते हो काइंड ऑफ, है ना। अभी एग्जांपल के तौर से बता रहा हूँ, तो फ्री हैंड से बनाया, इट इज नॉट दैट मच यूज्ड इन प्रैक्टिस, ठीक है। लीनियर भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और कैन बी नॉन लीनियर एज वेल, बिकॉज फ्री हैंड से हम बनाते हैं इसको, तो नॉन लीनियर भी हो सकता है। अब बात करते हैं लीस्ट स्क्वायर डायग्राम की या मेथड की। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इजी वे में समझते हैं एक बारी के लिए, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर का यहाँ पे ये मतलब है कि हम डेविएशंस के स्क्वायर को लेंगे। डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक बारी के लिए, डरना नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जो भी वैल्यूज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स से ये वैल्यूज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें लिखी हुई है जो, फ्रॉम द फिटेड लाइंस शैल बी लीस्ट। जैसे कि डरना नहीं है, फिर से आ जाओ यहाँ पे, हमारे पास 2 लाइन है। रेड वाली लाइन है y ऑन x, क्योंकि ये थोड़े y से शुरू हो रही है, x से शुरू होने वाली x ऑन y। 2 लाइनें ग्रीन और रेड दिखाई दे रही होगी आपको। हमने कुछ पॉइंट्स बनाए, जैसे कि ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसके डिफरेंस निकालते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं और उनका सम करते हैं। वो लीस्ट आना चाहिए तब बढ़िया माना जाता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है,
कि हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूँ। डिफरेंस देखो, अगर y ऑन x की मैं बात करूँ, y ऑन x का मतलब क्या है कि y इज डिपेंडेंट, वी आर ऑन द y वाला एक्सिस, तो इसका मतलब वर्टिकल एक्सिस पे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो हम डिफरेंस कैसे लेंगे, वर्टिकली डिफरेंस लेंगे कि इस पॉइंट से लेके यहाँ का, इस पॉइंट तक का वर्टिकल डिफरेंस निकालो, इस पॉइंट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्टिकल वो निकालो, ठीक है। सिमिलरली इसका कैसे लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ का वर्टिकल निकालो, तो वर्टिकल वाले डिस्टेंस आ गए। उसके बाद एक्स और वाई के कैसे डिफरेंसेस लेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टली, क्योंकि एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली डिफरेंस हम लेने वाले हैं। तो ऐसे करके हम इस वाले पॉइंट का ले लेंगे, ऐसे करके इस वाले पॉइंट का ले लेंगे, और इस वाले फिर इस वाले, हॉरिजॉन्टली हमने लिया। ऐसे करके कुछ हम क्या करते हैं, डिफरेंसेस निकालते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, और उनका सम जो आता है वो लीस्ट आना चाहिए। तो हम ऐसे पुट कर सकते हैं रिग्रेशन लाइंस को। अपने को नहीं पढ़ना है इतना डीप डाउन जाके, जितना पढ़ाया है उतना ईजी है और सफिशिएंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू वाले, ठीक है। और मैंने याद करने के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि y ऑन x का कैसे डिस्टेंस लेते हैं और x ऑन y का कैसे डिस्टेंस लेते हैं, और याद करने का तरीका भी बता दिया। डन, ये था आपका मेथड्स। अब मेथड्स के बाद हम रिग्रेशन इक्वेशंस की बात करेंगे। मेन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना पिछली बार भी क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन था कि y ऑन x की वो दे रखी थी और आपको बताना था कि लीनियर है या इनवर्स है, मतलब क्या कुछ है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए। पहली जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है वो है y ऑन x, यानी कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। अगर y डिपेंडेंट है तो y को निकाल रहे होंगे ना विद द गिवन लेवल ऑफ x या फिर गिवन वैल्यूज ऑफ x। तो y निकाल रहे हैं तभी बाहर है इक्वल्स टू a इज कांस्टेंट विच इज बेसिकली डिपिक्टेड एज इंटरसेप्ट और नॉन एज इंटरसेप्ट, फिर प्लस b है, b यानी कि स्लोप है, और ये चीज़ आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी, लेकिन वहाँ पे अलग होता है b इज इक्वल्स टू MPC ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, b इज स्लोप और जनरली BYX होता है, जिसका निकाल रहे हैं जो डिपेंडेंट है वो आगे लिखा जाता है, तो BYX, ठीक है। और x अपना x की वैल्यूज, जो भी वैल्यूज गिवन होगी वो यहाँ पे पुट करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर्स। ऐसे करके न्यूमेरिकल भी आया हुआ है और बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि क्या आंसर था, ठीक है। तो ये तो बेसिक वाली हो गई। अदर फॉर्म्स भी होती हैं इसकी, वो भी देख लो। x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू r इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू x माइनस एक्स बार। ये हमारे पास एक अदर फॉर्म है। एक और फॉर्म होती है y माइनस वाई बार इक्वल्स टू BYX विच इज द स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इक्वेशन इनटू में x माइनस एक्स बार। ये तीनों आपको लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है और इजी भी देखो कितने हैं, ठीक है। एज यू कैन सी बहुत इजी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं x ऑन y की, विच मीन्स कि x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो x का इक्वल्स टू a प्लस BY बन जाएगा, बस सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे ये इंटरसेप्ट क्या होता है ये देखो, ये समझ लो, इजी है। देखो अगर ये डायग्राम है ना अपना, तो x ऑन y की लाइन कैसे बनती है, कुछ ऐसे बनती है, तो दिस इज a, और यहाँ पे क्या था, फिर यहाँ पे y ऑन x था ना, तो y की ऐसे बनती है, तो दिस इज a। कहाँ दिक्कत आई, इजी, ठीक है। इसकी भी अदर फॉर्म्स है, बिल्कुल सेम वही वाली है, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू r इंटू में सिग्मा x, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन x। ये ध्यान रखना जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसका ऊपर लिख रहे हैं, और फिर इस साइड वाले में क्या किया था, y को ऊपर लिखा था। गेटिंग माय पॉइंट, इजी है ना, बस ये है। और नीचे वाला भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसके जैसा ही है, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू BXY, x को पहले लिख रहे हैं, ये वाला स्लोप, क्योंकि x को फाइंड आउट कर रहे हैं ना अपन, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। डन, इक्वेशन भी डन होगी, बहुत ईजी है। दो तीन चीजें यही समझ लो जो मुझे याद आ रही है अभी, उसके बाद कोएफिशिएंट के ऊपर चलने वाले हैं, ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद MCQs करेंगे, बस डन है, इतना ही, टेंशन नहीं लेनी है जब तक मैं हूँ। और इतना पढ़ लोगे अच्छे से तो मेजॉरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इजीली। देखो कभी कभार पूछ लिया जाएगा लीनियर रिलेशनशिप के बारे में। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है जनरली जब इस फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो हम बोलेंगे लीनियर रिलेशनशिप है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में भाई, y इक्वल्स टू a प्लस BX, तो बोलेंगे जनरली कि लीनियर है, ठीक है। बोलेंगे जनरली कि भाई स्ट्रेट लाइन है, कभी कभार ऐसा बोल दिया जाता है। फिर कभी कभार इनवर्स का पूछ लिया जाता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इनवर्स रिलेशनशिप कैसे आप लोग एक झटके में पता लगा सकते हो, जब b इज लेस देन 0 तो इनवर्स रिलेशनशिप है,
ठीक है, b इज लेस देन 0 तो इनवर्स है, और b इज लेस देन 0 जनरली r को भी लेस देन 0 बना देता है, तो वो नेगेटिव रिलेशन दिखाई देता है ना, जब r भी लेस देन 0 हो तो नेगेटिव रिलेशन है। तो ऐसे करके आपको ये पता लगाना, और ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो चुटकियों में होने वाला वो क्वेश्चन था। ठीक है, आपको इक्वेशन वाली लाइन दे रखी थी ये वाली, इसको देखते ही बता देते लीनियर वाली है, और फिर b की वैल्यू दे रखी थी तो b को ऐसे करके बता देते हैं। डन, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये भी डन होता है। अब बात करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? देखो, ये मेजर करता है कि अगर एक चीज को मैं 1 यूनिट से बढ़ाऊं तो दूसरी चीज पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली इलास्टिसिटी जैसा है, इलास्टिसिटी तुमने पढ़ा था ना, वैसा ही है। अगर मैं प्राइस को 1% से बढ़ा रहा हूं तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस 1% का इंक्रीज ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, यही है सिंपल। देखो यहाँ पे इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, सॉरी वैल्यू क्यों लिख दिया मैंने यहाँ, अनदर वेरिएबल। लो जी, खत्म। और दो होते हैं, दो लाइन है ना अपने पास, तो दो कोएफिशिएंट होंगे, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये। पहली लाइन का मतलब है कि x ऑन y यानी कि x इज डिपेंडेंट ऑन y, इसका स्लोप कैसे बनेगा bxy। x को हम आगे लिखेंगे बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x, है ना, तो ये स्लोप है, और इसको कैसे निकालते हैं, लिखते हैं r इंटू सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा y। ठीक है, जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आता है, इजी। सिमिलरली y का भी देख सकते हो, byx स्लोप होता है, और इसको निकालते कैसे हैं, r इज कोरिलेशन इनटू में सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x, स्टैंडर्ड डेविएशन x। ठीक है, डन। ये फॉर्मूले लर्न कर लोगे, बहुत इजी है, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो चीज़ों को। अगर ये फॉर्मूले भी लर्न है तो डायरेक्टली एक आंसर आ सकता है, कभी कभार स्लोप भी पूछ लेते हैं, तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस स्लोप। डन। प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल पूछती है एनटीए कभी कभार, ज्यादातर। चलो, सबसे पहला, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो आर होता है अपना, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। प्रूव नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बाकी आप कर भी सकते हो। ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स में ना ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो, ये लगा दो, और अपने आप निकल जाएगा, आर स्क्वायर आएगा, फिर आर स्क्वायर को स्क्वायर हटा के ये बी वो बन जाएगा ऊपर। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। तो ये लर्न करनी है आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मतलब कि दोनों कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट हैव सेम साइन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसा कतई नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमारी आर की वैल्यू नहीं निकल सकती है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल हैव द सेम साइन एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन रहेगा वही आर का रहेगा। जैसे कि अगर दोनों का पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव रहने वाला है। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द यूनिटी, यानी कि अगर बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो जो बी एक्स वाई है वो लेस देन 1 होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। दोनों ग्रेटर देन यूनिटी नहीं हो सकते, एक ग्रेटर देन यूनिटी हो सकता है, दूसरा उससे कम होना चाहिए। ठीक है, डन, ये भी एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसका अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं, दो चीज है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकल गया। इज ग्रेटर और इक्वल टू द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो इनका एवरेज ग्रेटर या फिर इक्वल टू आर होना चाहिए, लेस देन नहीं हो सकता। कभी कभार ना ये डायग्राम दे देते हैं और ऐसे करके दे देते हैं, तो हमें बताना होता है सही है या गलत है, तो गलत बोलेंगे ना अगर ऐसे करके दे दिया तो। नेक्स्ट और लास्ट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। मल्टीप्लाई और डिवाइड का इंपैक्ट पड़ता है रिग्रेशन की वैल्यूज पे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पे, लेकिन प्लस और माइनस का इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डन होती है। आई होप सो यहां तक आपने पूरे अच्छे से उतारा होगा, चीजें करी होगी। अब आंसर करने की कोशिश करो, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं जूम इन करता हूं। बस 5 मिनट की और रहती है क्लास बेटा। द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x विच मीन्स कि y इज डिपेंडेंट एंड x हमारा इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो -4 है, यानी कि स्लोप हमारा नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है यानी कि b इज लेस देन 0 ना, तो हम बोल देंगे इनवर्स रिलेशनशिप है।
देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, बिल्कुल नहीं, है ना। फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स, यही चीज तो कोएफिशिएंट मेजर करते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कि एवरी 1 यूनिट का चेंज से सामने वाले में क्या चेंज आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पे यही दे रखा है, देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स वाई इंक्रीज इज बाय, बोल रहा है कि अगर एक्स भी अगर बढ़ता है ना तो वाई भी बढ़ेगा। बट हमने तो देखा है अभी इसके चलते कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है ना। तो ये अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आंसर कितने इजीली कर पा रहे हो आप। तो ये नहीं होगा। नीचे वाला क्या बोल रहा है, फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स वाई डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स, दैट इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन अगर आपने थर्ड दिया है तो। नेक्स्ट, इफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर, ये दे दिया और ये दे दिया, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, बताओ, आर इक्वल्स टू बी एक्स वाई कर लो, बी वाई एक्स कर लो, ये निकाल दो बस। एक बार के लिए कैलकुलेटर का यूज कर लो, वैसे तो आएगा नहीं ऐसा, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और आपके में शायद से अलाउड नहीं है ना कैलकुलेटर, तो देख लेना स्क्रीन पे हो या ना हो वो एक बार चेक कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका डन आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब आपको सिर्फ स्लोप दिया हुआ है और कोरिलेशन इज दिस, स्लोप गिवन है और आर गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ऊपर करवाया था ना ऐसे वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, बी वाई एक्स है इक्वल्स टू आर, जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसका सिग्मा ऊपर डिवाइड बाय एक्स, ये था भाई, ये फाइंड आउट अपने को करना है। ये आर की गिवन है ही 0.6 इंटू में ये वाला, बी वाई एक्स गिवन है 0.75, इसको इसके नीचे ले आओ, 0.75 डिवाइड बाय 0.60 इक्वल टू ये आ जाएगा। अब इसको फाइंड आउट कर दो, ठीक है, काट पीट के जो भी आएगा यू कैन इजीली फाइंड आउट, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। चलो देख लेना ये अपने आप। नेक्स्ट, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर इज, मतलब कोएफिशिएंट कोरिलेशन कितना है 0.8 है, देन परसेंटेज वेरिएशन एक्सप्लेन्ड इज, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी करवाना था। तो जो अभी तक लास्ट तक बने हुए हैं बोनस है उन लोगों के लिए ये, कि जब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की बात आए कि दिस इज द, यू नो, ऐसे बोल सकते हैं, द वेरिएशन इन वन वेरिएबल विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द अनदर वेरिएबल, उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेशन आर स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं। और ये भी कैसे होता है, यहां पे लिखा जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, बहुत बढ़िया, ये वाला कंसेप्ट भी डन होता है अपना, और डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन, ये भी डन। अब एक चीज आती है K2, K2 नहीं K स्क्वायर बोल लो, उसे क्या बोलते हैं अपन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डेटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डेटर्मिनेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना है, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है। तो K2 या K स्क्वायर क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, ठीक है। एक्सप्लेन वेरिएशन और टोटल वेरिएशन का भी फॉर्मूला होता है, वो अपने को करना नहीं है अभी। ये है आर गिवन है 0.8, तो आर स्क्वायर क्या होता है 0.8 इंटू 0.8, जो कि हो जाएगा 0.64, तो यानी कि 64%। डन। वैसे तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना था, हाँ आप इसका करेंगे कमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर डू कमेंट, ठीक है। डन, 5 ही था ना, और तो नहीं है ना कोई, चेक कर लो एक बारी, नहीं और तो नहीं है। डन, दैट्स इट। आई होप सो यू हैव एंजॉयड द सेशन, चीज़ें समझ में आई है। रिग्रेशन जितना करना था फ्रॉम CVT PG परस्पेक्टिव वो आपका डन हो गया है। जो लोग UGC नेट के लिए देख रहे थे आपके लिए भी ऑलमोस्ट डन है। आपने थ्योरेटिकल अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो यू कैन इजीली आंसर एनी टाइप ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि जनरली NTA पूछती है, ठीक है। आई होप सो यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर समझ में आया, चीज़ें अच्छी लगी हैं, प्लीज़ लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, एंड प्लीज़ रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। I'll see you in the next session। और अगर आपने PYQs या फिर मेरी PYQ की ई बुक या फिर यूनिट वाइज MCQs या फिर मॉक्स नहीं लिए हैं, डू
परचेज इट फ्रॉम मी। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं आपके टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के, प्लस यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है। हरी अप, मेक योर प्रिपरेशन अ गुड वन। चलो, अभी इतनी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे ना तो इट विल गिव यू इमेंस बेनिफिट इन फ्यूचर। बाकी इट्स योर चॉइस। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड अच्छे से पढ़ते रहो। टेक केयर।